हेमंत सोरेन का उपस्थित होना बहुत कुछ कहता है। ऐसे ही कोई भी मुख्यमंत्री, खास करके दूसरे पार्टी में जो उसका विरोधी रहा हो कभी न कभी, या अभी भी जिनको विरोधी माना जाता है, उनकी पार्टी में एक विरोधी का होना एक ये दर्शाता है कि हो सकता है उसी दरमियान उन्होंने एक बात बोली थी कि मेयर के चुनाव के तुरंत बाद हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी का गठबंधन हो। तो वो तो बात सत्य नहीं निकली। क्यों सत्य नहीं निकली? क्योंकि वो तुरंत नहीं हुआ, लेकिन उसके कुछ संकेत अभी मिल रहे हैं। जैसे कल की मैं घटना के बारे में बताया कि मुख्यमंत्री जी शामिल हुए, उसमें राज्यपाल भी शामिल थे, और जो हमारे रांची के जो सांसद हैं सेठ जी, वो भी शामिल, संजय सेठ नाम है उनका, वो भी शामिल थे। तो ये क्या दर्शाता है? हम ये मान लेते कि का सभी सदस्यों का कोई महोत्सव हो रहा हो या कोई फंक्शन हो रहा हो और उस फंक्शन को वो अटेंड करने गए हैं, तो ये माना जा सकता था कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई उस पे सवाल भी खड़ा नहीं करता। लाज़मी सी बात है कि मुख्यमंत्री है तो वो जाएँगे ही। विधानसभा का कोई भी कार्यक्रम होगा, विधानसभा या सदस्यों का कोई कार्यक्रम होगा, तो उनको जाना तय है, और अगर कोई इन्विटेशन दिया है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये बात कहे कि दो विचारधारा वाले व्यक्ति या दो विचारधारा वाले जो पार्टियां हैं या संगठन हैं, वो एक दूसरे के तो हमेशा विरोध में खड़े रहते हैं, तो क्या लेफ्ट पार्टी के जो भी सांसद या विधायक हैं, क्या बीजेपी के कार्यक्रम में वो जाएंगे? अगर जाएंगे तो फिर वो जो जनता जो लेफ्ट के पीछे लगी हुई है, लेफ्ट के साथ लगी हुई है, क्या उनको माफ़ करेगी? नहीं करेगी। तो उसी तरह अगर हम हेमंत सोरेन को कैसे ये जस्टिफाई करें कि वो बस एज यूजुअल पार्टी में जाके मीट किए और कार्यक्रम में शामिल हुए? ये तो जस्टिफाई करने वाली बात नहीं है। ये तो साफ साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी रहा हो, या फिर हम उस बात को हम सच माने जो आपके साथ जो घटना घटी थी। यानी आप अब समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। उस बात को अगर सच माना जाए तो आप हो सकता है कि हाथ मिलाए हों, या ये भी बात हो सकती है कि आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा हो, आप ओपनली कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप कह भी रहे हैं ओपनली, तो आपको वैसा सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है केंद्र सरकार से, यानी बीजेपी से सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। ये हो सकता है, इसके चलते आप चाह रहे हैं कि हम साठगांठ करके काम को आगे बढ़ाएं। तो आप तो पब्लिक को ये गुमराह कर रहे हैं कि हम केंद्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप केंद्र के साथ नहीं मिलकर काम कर रहे हैं, आप पर्सनली केंद्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपके साथ जो जनता खड़ी है वो बीजेपी के साथ थोड़ी ना खड़ी है, वो आपके साथ ना खड़ी है। आपको मैंडेट दिया है और आप हैं कि इधर उधर उछल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या मजबूरी है? क्यों जा रहे हैं? आप अपना कार्यक्रम में बीजेपी को कभी आमंत्रित नहीं किए, करना चाहिए था। आप तो अपने कार्यक्रम में मोदी जी को इन्विटेशन दिए थे, तो नहीं आए मोदी जी। सुनते हैं कि दिए थे, तो हम देखे नहीं हैं। या अपने कार्यक्रम में आप अमित शाह को बुलाइएगा, तो क्या अमित शाह आएंगे आपके कार्यक्रम में? आपके पार्टी के कार्यक्रम में अगर वो अमित शाह शामिल होते हैं तो लोग क्या सोचेंगे? अगर कोई मेरा विरोधी है, हम उसके घर जाएंगे तो मेरे बगल वाले क्या सोचेंगे? कि हो सकता है दोनों में मित्रता होगी। यही ना सोच सकते हैं, और क्या सोच सकते हैं? तो लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। और हम जान रहे हैं कि हाँ, कहाँ पे हम सभी, पूरा जनता जान रही है कि आप कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। आपका जो विचारधारा है वो अपने विचारधारा से आप हट के काम करना चाह रहे हैं। अब चाहे जो भी मजबूरी रही हो, तो जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाइए। आप मुस्लिम कह के मुस्लिम का वोट ले लेते हैं। हम सभी, पूरा जनता जान रही है कि आप कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। आपका जो विचारधारा है वो अपने विचारधारा से आप हट के काम करना चाह रहे हैं। अब चाहे जो भी मजबूरी रही हो, तो जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाइए। आप मुस्लिम कह के मुस्लिम का वोट ले लेते हैं, क्रिश्चियन का वोट ले लेते हैं, ईसाइयों का। अब आप उन्हीं के साथ धोखा करेंगे, क्योंकि आप तो हिंदूवादी पार्टी में जा रहे हैं या जाएंगे, उनके साथ साठगांठ कर रहे हैं। तो उन लोगों का क्या होगा? अरे आपसे अच्छा तो राहुल गांधी हैं, कि वो हमेशा मुस्लिमों का फेवर करते हैं, आज भी कर रहे हैं। हमेशा क्रिश्चियनिटी का फेवर करते हैं, आज भी कर रहे हैं। वो तो किसी हिंदू को नहीं बोले कि आप मेरे पास आ जाओ। तो अब जनता तय करेगी कि क्या आप आगे आने वाला चुनाव में आपको बताएगी जनता कि क्या करना है। आपके साथ रहना है, या फिर आप जिसके पास जा रहे हैं उसके साथ रहना है, या फिर कांग्रेस के साथ रहना है। तो जनता तो तय करेगी। जनता सब देख रही है, आपका हर एक मूवमेंट देख रही है। अब आप चाह रहे हैं कि हम 2,500 वाला मामला को धीरे धीरे करके कम करके उसको हटा दें। तो ये ऐसा घाव है ना महाशय, ऐसा घाव है। आरक्षण भी 5 वर्ष के लिए आया था, कोई पार्टी हटा नहीं पाया। अब किसी पार्टी में अभी दम नहीं है कि फिनेंशियल असिस्टेंट जो एक बार किसी भी राज्य में चल गया, उसको कोई हटा दे। उसका सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव उसके वोट पर पड़ता है। अगर इतने ही अच्छा नेता थे बीजेपी के हिमंत बिश्व शर्मा, तो 9,000 रुपया वो जो दिए, वो काहे दिए? जब आप अगर डेवलपमेंट का पर बात करते हैं कि हम तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट किए हैं, अब किए भी होंगे,
फिर भी आपको 9,000 रुपये की क्यों आवश्यकता पड़ गई? आप उसके बदले में एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों नहीं किए? लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिए? आपको 90,000 की क्या जरूरत पड़ गया? उड़ीसा में आपको 500 देने की क्या जरूरत पड़ गई? महाराष्ट्र में आपको क्या देने की जरूरत पड़ गई? एमपी के चुनाव में आपको क्या देने की जरूरत पड़ गई थी? लोगों को गुमराह करने के। अभी अभी देखिए, अभी बंगाल में ममता बनर्जी, वो भी 1,500 रुपया देती है, और बीजेपी आई तो बोली कि हम अरे 1,500 का हम तो 3,000 रुपया देंगे, लीजिए पकड़िए। तो अब ऐसा ही चीज़ है ना कि आप चाह के भी इसको खत्म नहीं कर पाइएगा। और कोई भी पार्टी जो पार्टी इसको छुए वो समझिए कि भस्म हो गया उस जगह से। तो ये ऐसा घाव हो गया है, इसको छूना ही मुश्किल है। अभी जो मिल रहा है वो लगातार एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड वर्ड होता है कि ये ट्रेंड चल गया है। जैसे आरक्षण ट्रेंड चल गया है, उसी तरह बस अब ये भी ट्रेंड हो गया है कि इस मुद्दा को जो छुआ वो समझिए कि गया। तो आप चाह रहे हैं कि हम इसको धीरे धीरे कम करके और मैया सम्मान को धीरे धीरे कम करके ख़त्म कर दें। तो वो अब रहा, अगर ये ख़त्म हुआ तो फिर आपका भी समझिए कि सत्ता गया हाथ से। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर चलिए। और जो 2,500 रुपया जो आप महिलाओं को दे रहे हैं उससे बाज़ार में काफ़ी रौनक होता है। हम देखे हैं, अपने आँखों से देखे हैं, लोगों को खरीदते हुए देखे हैं, और इससे हमारे व्यापारी भाई भी बहुत खुश हैं। भले वो कह नहीं रहे हैं लेकिन वो खुश है। क्यों? क्योंकि उनका भी जेब भर रहा है, उनकी भी सामान बिक रही है। तो इससे ओवरऑल जो झारखंड में ग्रोथ की तो बात मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, ग्रोथ तो हुआ होगा क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंट लोगों को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं लोग खर्च कर रहे हैं, और खर्च कर रहे हैं तो उसका सीधा प्रभाव झारखंड राज्य के ग्रोथ पर भी पड़ेगा। तो ये कुल मिला-जुला कर बहुत अच्छा स्कीम है जो आप चलाए, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, और इसको कंटिन्यू करते रहिए। हाँ, लेकिन परंतु कुछ चीज़ें हैं जो आपके अभी कार्यकाल में अच्छा नहीं हो पा रहा है। जैसे कि सड़कें बन रही हैं, परंतु जैसी सड़क बननी चाहिए वैसी सड़कें नहीं बन पा रही हैं। अब इसका कारण आप भी जानते हैं, या तो फंड का अभाव है या फिर फंड का हेर-फेर है, मिलीभगत है। तो हम ये चाहेंगे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी ध्यान दीजिए। और आपसे विशेष आग्रह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की तो व्यवस्था इतना गुरुजी इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि कहा ही नहीं जा सकता। एक बच्चा है मेरे गाँव में, जाति, अभी हम जाति का संबोधन करेंगे उसके लिए, बेचारे के लिए, भूइयाँ जाति से बिलॉन्ग करते हैं। मतलब एक उसका बच्चा का एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट हुआ और उसको रांची ले जाया गया रिम्स में, और एक दिन कोई देखने वाला तक नहीं था। और वो बच्चा एक दिन ऐसे ही रह गया विदाउट ट्रीटमेंट साहब। तब हमारे अंकल गए रिम्स में, उनको डॉक्टर से पर्ची-वर्ची कटा-वटा के सारा चीज़ सेटअप करके तब जाके एक दिन के बाद ट्रीटमेंट हुआ। बताइए कि इंजरी, हेड इंजरी, एक दिन सर्वाइव करना मुश्किल होता है। बच्चा एक दिन ऐसे ही विदाउट इलाज के रह गया, और वो बच्चा अंततः जब इलाज शुरू हुआ तो उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो ये तो हमारा आंखों देखा हाल है। अब हम किस पर ब्लेम करें? डॉक्टर इरफान अंसारी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन पर ब्लेम करें या सिस्टम पर ब्लेम करें? अगर हम सिस्टम पर भी ब्लेम करते हैं तो सिस्टम को चलाने वाला कौन है? उसको कौन चला रहा है? जो मंत्री हैं, जो सचिव हैं, वही ना चला रहे हैं। हमारे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो हमारे गांव में कितने डॉक्टर और नर्सेस हैं? हम तो नहीं देखते हैं कभी कि हमारे गांव में डॉक्टर और नर्सेस आते हैं। कहीं ना कहीं तो होंगे उप स्वास्थ्य केंद्र, तो कोई डॉक्टर होगा, कोई नर्स होगा, कोई कंपाउंडर होगा। अभी गर्मी के बाद बरसात आएगी, तो बरसात के दिन में अगर किसी को सांप मान के चलिए काट दिया, तो डाल्टनगंज का जो दूरी है हमारे गांव से वो तकरीबन 45 किलोमीटर है। बताइए कि यहाँ से 45 किलोमीटर अगर किसी को रात में अगर काट दिया तो 45 किलोमीटर जाते जाते उसका क्या हाल होगा? उप स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था क्यों नहीं देते हैं? आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनवा दिए, एक हॉस्पिटल की जगह पर 3 हॉस्पिटल बनवा दिए। आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ देने से नहीं होगा, उसमें जो व्यक्ति काम करने वाला है उसको होना जरूरी है। आप उस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? सरकारी कॉलेज सिर्फ पढ़ाई करने के लिए है, सेवा देने के लिए नहीं। डॉक्टर बन जाने के बाद उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर वो देहात में अगर काम नहीं करना चाहता है, देहात में अगर सेवा नहीं देना चाहता है, तो आप उसको सर्टिफिकेट क्यों देते हैं? जब उसको शहर में ही रहना है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर ही पढ़े। हमारा सरकारी टैक्स के पैसे से क्यों पढ़ेगा? क्या पढ़ने की जरूरत है उसको? आप सरकार का लाभ ले रहे हैं तो सरकार का सेवा कीजिए। सरकार का सेवा का मतलब हुआ कि सरकार की जनता का सेवा कीजिए। अब जनता का सेवा क्यों नहीं करते हैं? और नहीं करते हैं तो इस पर लगाम लगना चाहिए। धन्यवाद। किसी को अगर बुरा लगा होगा तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन जनता की बात होगी तो बोला जाएगा, चाहे कोई हो। फिर से धन्यवाद।